अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो न्यू आ रहे हैं चैनल पे उनको वेलकम, और जो पुराने हैं ना उन्हें भी फेंका नहीं हुआ, उनको भी वेलकम। ठीक है। दूसरी बात, हमें इतना किसी ने कभी हमारी सालगिरह विश नहीं की जितना आप लोगों ने हमें याद करवा दिया कि एपिसोड देनी है, इबा एपिसोड देनी है चैनल पे आके। शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी निभाई है। हमें याद आ गया था, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा, पता नहीं कितने। खैर, लेकिन शुक्रिया, वरना हम भूले बैठे थे। सुबह याद था, फिर हमें भूल गया था। अब एक मरतबा फिर याद करवा दीजिएगा, शाम को दूसरी एपिसोड पे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और हाँ, एक और बात, राइटर को ना बताइएगा, राइटर थोड़ा गुस्से में है इस टाइम, भरी बैठी है, बस कहीं पे गुस्सा उतार दे। वजह यह है कि जब उसने कहा था कि मैंने पहले बोला था कि एपिसोड 35 यानी कि 100 से यानी कि 3500 वर्ड्स की आएगी, तो क्यों नहीं फिर मतलब मान रहे आप बात। सारी एपिसोड में डिस्कस करना हमने आप लोगों को पहले बताया था। ज़ाहिर सी बात है, कल आप लोगों को पता वो 1:30 बजे तक रात के एपिसोड लिख रही थी और दिमाग इतना सुन्न हो रहा था उसका, फिर भी लिख रही थी। और कुछ सीन्स ने सुबह लिखे और एपिसोड पोस्ट कर दी फेसबुक पे। अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो आप जाके पेज को फॉलो कर लें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। उसके अलावा आप जाके सर्च भी करेंगे दिया सहारा नॉवेल्स तो आ जाएगा पेज, ठीक है। और ऊपर देख लें, उन्होंने लिखा है कि चैनल को मस्ट फॉलो, सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ ही प्लीज़ गुस्सा ना दिलाएं उसे, वो बहुत कम गुस्सा करती है और अच्छे से रहती है रीडर्स के साथ, और अगर राइटर हैं उनके साथ भी। लेकिन प्लीज़ आप लोग गुस्सा ना दिलाएं, ठीक है। ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। नावल मिस्टर पोजेसिव लव बाय दिया सहारा नावल सरप्राइज एपिसोड। अब ये देखना है कि ये सरप्राइज है कि क्या है, लेकिन खैर ओके। हमने उसके एक हीरो की बेइज्जती की थी, प्लीज़ कमेंट में ना बोला करें, बाद में हमें पूछती है। उसने तो वीडियो सुननी नहीं होती। ओके, रीड आउट करते हैं। बॉस, वी आर वेरी सॉरी। हाथ बांधे खड़े वो 20 लोग जो इसके घर में जगह जगह खड़े अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते थे, अब खौफ से कपकपा रहे थे। वो लड़की कैसे मेरे रूम में इंटर हुई? इसने सिगार का गहरा कश भरते सिगार पर ग्रिफ थरथरचा सख्त की। आंखों में इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्सा उभर रहा था। सर, वी ऑल स्टॉप्ड मैम, शी सेड शी नोज यू पर्सनली, शी डिड नॉट गो फार इन योर रूम, जस्ट अ फ्यू स्टेप। सबसे आगे खड़ा गार्ड नजरें झुकाए बोला। इसके माथे पर शदीद सर्दी के बावजूद पसीने के कतरे चमक रहे थे। नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना थी इसमें। शी सेड, एंड यू ऑल एग्रीड, डिड यू टेक माई परमिशन? इसने झुलसा देने वाले लहजे में कहा। एक नज़र कुछ कदमों के फासले पर खड़े फैजी पर डाली जो लब पीछे खड़ा था कि आया इसकी शामित ना आ जाए। असील एडम, वो सोफी थी, वो तुमसे मिलना चाहती है, तुमसे शादी करना चाहती है। इसने कहा कि इटली में इसके फादर के बिजनेस में तुम्हें पार्टनरशिप दिलवाएगी। फैजी लब तर करते बोला था। इसने सिगार कदमों में रखते इस पर भारी कीमती ऑक्सफर्ड रखते इसे मसल डाला था। क्या इसकी औकात है मुझे खरीदने की? इसकी ओशन ब्लू आंखों में सर्दपन के साथ वहशत पर की थी। चेहरे के खूबसूरत नकूश तन से गए थे। असील एडम हूँ मैं, औरतों का सहारा लेकर यहाँ तक नहीं पहुँचा। ऐसे ना मर्दों वाले शौक नहीं है मुझे। इसने लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए। एक तेज़ आग बरसाती नज़र इन 20 लोगों पर डाली। कैसे कोई लड़की इसके घर में दाखिल हुई और इसके कमरे तक चली गई, बेशक 3-4 कदम तक ही सही। इसे सख्त नफरत थी कि कोई लड़की इसके बेडरूम में दाखिल हो, हत्ता कि वह छोटा सा घर था लेकिन था खूबसूरत, हर असाइज से पुर। नज़र रख रहे हो? इसने फैजी को देखा जिसने इस बात में सर हिलाया। दी 27 क्लब में हमारा आदमी डील कर रहा है। वो लड़कियों को वहाँ से ले जाकर इटली शिफ्ट कर देगा, और वो लड़की, इसका नाम क्लब है। फैजी ने बगौर इसे देखा। असील एडम की आंखें चमक उठी थी, वो क्लब पर अटक गया था। इसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी, एक धीमी मुस्कुराहट जो फैजी ने बाखूबी नोट की थी। इसे मैंने तलाश कर लिया है, बस इसे भी इटली शिफ्ट करवा दूंगा। फैजी की नजरें अब भी असील एडम के चेहरे पर थी, जिसके चेहरे पर यकदम नागवारी के तासरात उभरे थे। गुड। इस लड़की को इटली शिफ्ट करने से पहले इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो और तब इसे यहीं रखो। फैजी ने देखा वो अब सपाट चेहरे लिए से हुक्म सादर कर चुका था। फैजी ने एक नज़र इन 20 आदमियों पर डाली। ब्रेक देयर लेग्स, द लुम्बर स्पाइन मस्ट बी सीवियरली इंजर्ड, दैट दे कांट गेट आउट ऑफ बेड फॉर 3 months, देन शिफ्ट टाइम टू द हैकिंग डिपार्टमेंट। इन सब की टांगें तोड़ दो, कमर की हड्डी शदीद जख्मी होनी चाहिए कि ये 3 माह तक बिस्तर से ना उठ सकें, और फिर इन्हें हैकिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो।
वो सख्त लहजे में बोला था। इसके खौफनाक लफ्ज़ों पर वहाँ खड़े आदमी बाहर की जानिब भागे थे, जबकि दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने इन्हें रोका था। सर, आई एम सॉरी। वो इसकी मिन्नतें कर रहे थे, जिसके नज़दीक ये फजूल था। माफ़ी, मुझे ऐसा कोई लफ्ज़ याद नहीं। इसने कोट दुरुस्त किया था। लहजा हथरचा सख्त था। वो इन्हें यह सज़ा सिर्फ इस वजह से दे रहा था कि उन्होंने एक लड़की को इसके कमरे से आने से रोका नहीं। वो जालिम था, एक जालिम टोन। सर, ये तस्वीर। फैज़ी ने इसके आगे एक वाइट कलर का लिफाफा किया था। इसने वो पकड़ा और भारी कदम उठाता आगे बढ़ गया। इसने तस्वीर निकाल कर देखी। इसकी काली आंखों में मासूमियत थी, जबकि इन काली आंखों को देखते इसकी ओशन ब्लू आंखों में खास चमक। इसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, जिस पर मुकाबल के माथे पर बलनम उदार हुए। वो शख्स कितना अजीब था कि वो 20 आदमियों को सजा देकर आया था। वजह एक लड़की थी और अब इसकी नीली आंखें चमक रही थी। वजह तस्वीर में मौजूद वो लड़की थी। कितना अजीब था ना वो आगे बढ़ गया, जबकि इन आदमियों की चीखें अब इसके कानों में लगातार पड़ रही थी, जो घर के पिछले हिस्से में बने आउट हाउस से आ रही थी। वह सफाक बादशाह था। वाकई इन 20 लोगों की हालत करवा रहा था। सर, मैंने खुद देखा है इसे, एक आदमी का एक्सीडेंट करते हुए। मेरी बात पर यकीन करें। आप हॉस्पिटल चलें और इस आदमी से पूछ लें। बेशक नकाब में इसकी सबज आंखों में फिक्र थी। वो वहां से सीधा पुलिस स्टेशन आई थी कि इस मरूफ इंसान को वह कैसे बख्श देती, जबकि इसने इसके सामने गाड़ी किसी में ठोक दी और कितने मज़े से इसे डरा रहा था। बीबी, किसकी बात कर रही हो, आपको पता है ना? पुलिस ऑफिसर ने कांस्टेबल को इशारा किया था, जिस पर वह सरहलाता बाहर निकल गया, जबकि फजर ने गुस्से से टेबल पर हाथ धरे थे। हाँ, जानती हूँ, वो एक सिंगर है, मुझे इसका नाम नहीं पता। वो दांत पीस कर बोली थी कि इसने कभी इसके शो नहीं देखे थे, न इसे इन सब चीज़ों में दिलचस्पी थी। आप चल क्यों नहीं रहे मेरे साथ? वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो आपको खुद बता देगा। वो दांत पीसते बोली थी। इसे गुस्सा आ रहा था इस ऑफिसर पर, जो शायद इसकी शोहरत और पैसों को देखते कोई एक्शन नहीं ले रहा था। ठीक है बीबी, चल लेते हैं, लेकिन अगर झूठ हुआ तो जिम्मेदार आप खुद होंगी। पुलिस ऑफिसर ने माथे पर तेवड़ी चढ़ाई थी। फजर रिजवान ने तिरछी नज़र से इसे देखा और दिल में 100 सलवतें इसे सुनाई थी। वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकली। ऑफिसर और 2 कांस्टेबल साथ थे। कदम बाहर रखा ही था कि वो गाड़ी के साथ टेक लगाए, आंखों पर ग्लासेस लगाए, महंगे तरीन ब्रांडेड कोट में हाथ डाले खड़ा था। कुछ फासले पर असद हाथ में डायरी लिए खड़ा था और उसके चंद फासले पर 3 से 5 गाड़ियां सिक्योरिटी की थी। फजर रिजवान के कदम वहीं रुक के। इसने आंखों से ग्लासेस हटाए तो शहद रंग आंखें जाहिर होती फजर की आंखों में देखने लगी थी। फजर रिजवान हैरत से इसे देख रही थी। इसने शहद रंग आंखों को देखा। सब्ज आंखें इस बार फेरी नहीं गई थी। वो बिलाख्तियार हुआ अमल था कि वो बस हैरत से इसे देख रही थी। दिल यकदम खौफ से जोर से धड़का। किसी धड़कने हथेलियों में धक धक करती सुनाई थी। हजाबन, मुझे पता था तुम बाज नहीं आओगी। सोचा बारात लेकर खुद आया जाए तुम्हारे पास, तुम्हें तुम्हारी हिम्मत पर दाद देने के लिए। वो इसके रूबरू आते खड़ा हुआ, सर झुकाए। वो कमर के बल झुकते इसकी अब झुकी नजरों में देखने लगा, जो इसने खौफ से मींच ली थी। कायान सिकंदर धीरे से सा, जबकि इसकी बात पर फजर रिजवान के हाथों में पसीने छूटे। इसने झटके से सर उठाकर इसे देखा। कहा था ना जुबान बंद रखना। मुस्कुरा कर कहते इसने सब आंखों में देखा। फजर ने देखा इसकी आंखें सर्द तासरात जाहिर करती इसे कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। इसने इर्द गिर्द लोगों को देखा, फिर कुछ दूर मीडिया को। वो समझ गई वो क्यों मुस्कुरा रहा था। हाथ छोड़ो मेरा। इसने अब बेसाख्ता इसका हाथ पकड़ा था, जिसने इसकी सख्त गिरफ्त से बर्दाश्त होते इससे अपना हाथ छुड़वाना चाहा था। जब इसे घसीटते अपने साथ लेकर चलने लगा था, मीडिया के कुछ पर्सन फौरन इसकी जाने बढ़े। इसने एक सख्त नज़र सिक्योरिटी पर डाली, जो फौरन आगे बढ़ते इन्हें रोकने लगे थे। फजर रिजवान को गाड़ी में फेंकते वो दूसरी साइड घूम कर आया था। फजर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी थी, जब मुकाबले ने ड्राइविंग सीट संभालते इसकी बाजू को झटका देते इसे अपनी तरफ खींचा। वो सांस रोके इसे देखने लगी थी। बहुत शौक है तुम्हें भलाई करने का, क्यों लुचती हो तुम मुझसे? तुम्हारी हैसियत है इतनी? गाड़ी स्टार्ट करते इसने सड़क पर डालते स्पीड तेज की थी। गहरी रात में वो इस वक्त तन्हा इसके साथ गाड़ी में थी। गाड़ी रोको, मुझे जाने दो। क्या लगता है तुम्हें मैं डर जाऊंगी? वो हिम्मत से बोल रही थी, जब इसने खामोश मगर सख्त नज़र इस पर डाली, जब इसकी चलती ज़बान लड़खड़ा गई थी। लगता है तुम्हारे सो कॉल्ड दिल को आदत लगी है मेरी कि मेरा दीदार बार बार करने को तुम ऐसी हरकतें करती हो। आंखें छोटी करता हुआ तंजिया हंसा। फजर ने नखावट से इसे देखा था। इसकी सब आंखों में नखावट देख कायान सिकंदर को आग सी लगी थी। कुत्ता पाले इंसान, लेकिन खुशफहमी ना पाले। इस्तज़ाइया अंदाज में कहती वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं लग रही थी। इसकी बात ने कायान सिकंदर के सीने में तूफान सा मचाया था। इसने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज की। सीरियस अंदाज में पढ़ना था, लेकिन बात सुन के सीरियस क्या, हंसी छूट गई हमारी।
ओके। फजर रिजवान ने सामने अंधेरे में डूबी सड़क को देखा, फिर इसे जो स्पीड बढ़ाए जा रहा था इसका दिल थमने लगा था। गाड़ी रोको, क्या और एक को मारने का इरादा है तुम्हारा? इसके बाजू पर हाथ रखते हुए उसे हिलाते बोली थी। जिसने इसके कहने पर इसे तंग से देखा, फिर स्पीड मजीद बढ़ा दी आखिरी हद तक। खाली सड़क पर इसकी गाड़ी फराटे भर रही थी। इतनी स्पीड पर फजर की आंखों में खौफ उभरा। इसने कयान सिकंदर को देखा जो लब पीछे सर्द नजरों से इसे देख रहा था। ध्यान बिल्कुल भी सड़क पर ना था, जिस वजह से फजर के रोंगटे खड़े हुए थे। वो पागल शख्स था। फजर की धड़कनें हथर्चा तेज हुई कि मानो भी दिल उछल कर हलक में आ जाएगा। कहा था ना जुबान मत खोलना, कहा था मत उलझना मुझसे। दांत पीसते इसने इसकी गर्दन में बाजू डालते झटका देते फजर को अपनी तरफ खींचा कि इसने जोर से आंखें मींची। जाने दो मुझे, तुमने गलत किया है। तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना चाहिए। तुम इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हो? मीठी आंखों समेत खौफ से तर चेहरा लिए इसने कांपती आवाज में कहा। इसकी बात पर कयान सिकंदर ने तमस्खर से इसे देखा। मुंह बंद रखो अपना, वरना मेरे पास एक शरीफ तरीका है। वैसे भी शरीफ चीजें तुम्हें बहुत पसंद है ना? फिर तुम कहोगी तुम मजीद घिरे हुए हो गए हो। शरीफ तरीके से घिरे हुए कैसे हो सकते हैं? तरीका शरीफ तो नहीं लग रहा हमें। इसकी गर्दन पर गिरफ्त सख्त करते इसने मध्यम गंभीर लहजे में कहा था। इसकी सांसों की हरारत से फजर का दिल कानों में धड़का। इसका चेहरा बुरी तरह सुर्ख हुआ था। इसने आंखें खोलते सामने सड़क पर देखा, जहां सड़क पर आगे वार्निंग का साइन था कि सड़क आगे से टूटी हुई थी। प्लीज गाड़ी रोको। इसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा। कयान सिकंदर ने एक हाथ स्टेयरिंग पर रखा हुआ था, जबकि रुख फजर रिजवान की तरफ था। इसने सामने देखा, वो दोनों सामने देख रहे थे। बेहतर है मेरे सामने तुम्हारी आवाज़ हमेशा कपकपाती रहे, या फिर मेरे सामने दोबारा मत आना, बाखुदा बहुत गलत करूँगा। इसने झटके से इसकी गर्दन छोड़ी थी। लफ्ज़ों की तपिश से वह झुलस कर हैकी। इसने गाड़ी को ब्रेक लगाए के टायर बुरी तरह चिड़चिड़ाए थे। गाड़ी सड़क पर घूम गई थी। टायरों के निशान सड़क पर बुरी तरह भांसा हुए। गाड़ी घूमती आखिरी कोने पर जाकर रुकी। इतने शदीद झटके से रुकने की वजह से फजर का सर डैशबोर्ड से लगा था। वो गाड़ी से बाहर निकला। दूसरी जानिब आते दरवाज़ा खोलते इसका बाजू दबोचे इसे गाड़ी से बाहर निकाला था। फजर लड़खड़ा गई। वो जिंदा है जिसकी वजह से तुम मुझे अंदर करवाने के इरादे रखती हो जाबन। इसने खौफ से कांपती इसकी टांगों को देखा, फिर इसकी आंखों को जो लड़ती टांगों के बावजूद इसके चेहरे पर टिकी से घूर रही थी। वो इसकी हिम्मत पर हंसा। मोबाइल पर आती कॉल पर इसने कॉल रिसीव करते फ़ोन कान को लगाया। वो अब भी गहरे गहरे सांस भरते इसे देख रही थी, जो इसे मौत से थोड़ी दूर लिए खड़ा था। अगर वो बर वक्त गाड़ी को ब्रेक ना लगाता तो न जाने वो कहाँ मिलती, क्या वो कहाँ गायब हो गया। इसने जबड़े पीछे दूसरी जानिब मौजूद असद को खा जाने वाले लहजे में कहा। फजर ने नखावट से इसे देखा, फिर बाजू मसली जहाँ इसकी उंगलियों के निशानात वाज़ेह थे। इसने फ़ोन बंद किया। वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। फजर ने पलट कर हैरत से इसे देखा। खूनी हो तुम, कातल कहेंगे। वो मर गया होगा और अब ये नाटक तुम जैसे बड़े लोग ऐसा ही तो करते हैं। वो फंकारी थी। कयान सिकंदर ने माथे पर बल डाले इसे देखा। दांत कचकाते वो गाड़ी के डोर पर गिरफ्त सख्त कर गया। हिम्मत नहीं थी पुलिस का सामना करने की तो क्यों मारा इसे? या फिर सारा कसूर मेरे अबाया का है जिसे पहनकर वो गुस्से से फंकारी थी कि वो अकेले वापस जाने की तैयारी में था, वो भी इसे यहाँ सड़क पर छोड़कर। इसकी बात पर कयान सिकंदर का दिमाग बुरी तरह घुमा। वो क्या कहना चाहती थी वो अच्छे से समझ गया था। इसका चेहरा बुरी तरह खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ गया। इसने पूरी ताकत से डोर बंद किया था। तेज कदम उठाते वो शोला ज्वाला बना इसकी जानिब आया, जो कदम पीछे ले जाने लगी थी, और वो इतनी ही तेजी से इसकी जानिब बढ़ रहा था। बड़े लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, खासकर मुझसे तुम हर किस्म की उम्मीद रख सकती हो कि मैं आखिरी हद के पार गहराइयों में जाने का भी आदी हूँ। इसका मुंह दबोचे वो शदीद गुस्से से घुराया। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह गिरफ्त सख्त से सख्त तर्क करते इसका मुंह ही तोड़ देता। फजर का दिल कांप उठा। इसे लगा वो खुद का पाँव खुद ही कुल्हाड़ी पर मार चुकी है, और ऐसा ही था। तुम्हारी ये बात तुम्हें मेरी आखिरी हदों में लेकर आएगी। तुम तैयार है ना फजर रिजवान? कतरा कतरा अपनी तौहीन के लिए। इसका चेहरा इसने बुरी तरह झटका। फजर को अपने जबड़े टूटते महसूस हुए थे। वो शदीद गुस्से में शोला बरसाती नजर इसे देखता वापस जाकर गाड़ी में बैठता, गाड़ी जन से वहां से भगा ले गया। जबकि इसकी वार्निंग पर फजर का दिल बुरी तरह कपकपा उठा था। इसे अपने चेहरे में दर्द महसूस हो रहा था। वो तनहा खड़ी थी, आंखों में पानी भर आया। वो क्यों ऐसी थी? इसे ऐसा नहीं बनना था। वो क्यों दूसरों पर रहम खाते तरस खाते इनके लिए लड़ने लग जाती थी? हत्ता कि इसे पता था ये दुनिया जालिमों की दुनिया है। यहाँ ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं जो दूसरों पर तरस खाते इनकी लड़ाइयाँ लड़ने लग जाते हैं। ये दुनिया दरिंदों से बड़ी बड़ी है, और यहाँ रहने के लिए हमें खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। काश वो ऐसी ना होती तो तकलीफें से ढूंढती हुई तक ना आती। वो उदासी से सड़क पर चलने लगी थी। इसने डीप रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। भारी पलकें लड़स रही थी, जिसका नाम बचपन से दिल पर लिखा जा रहा था। उसके निकाह में
बंधने जा रही थी। होंठों पर लाइट सी रेड लिपस्टिक लगाए, दुपट्टा सर पर टकाया गया था, बालों को खुला कमर पर छोड़ा गया था, कुछ लटें कर्ल करते चेहरे पर डाली गई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, नोखेज हुस्न दहक रहा था। वो अपने कमरे में अकेले बैठी थी। निकाह तकरीबन 1.5 घंटे तक शुरू होना था और वो बैठ कर थक गई थी। वो ड्रेसिंग मिरर के आगे से उठती कमरे में चक्कर काटने लगी थी। रात की तकरीब थी, सॉरी। ठंडा पुरफसो सा माहौल अजीब राहत बख्श था। इसकी आंखें चमक रही थी। इसने फैसला किया था वो कभी समझेगी तो कभी समझाएगी। वो उम्र के हिस्सों से गुजरते इसका साथ देगी। जब दरवाज़ा धड़ाम से खुला तो वो एकदम उछल पड़ी। मुड़कर देखा जहाँ वह ग्रे कलर के सूट में, कंधों पर शाल लिए, जबड़े पीछे सुर्ख नज़रों से इसे घूर रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है, वो कहते कहते लब काट की। नाजुक लब दांतों तले कुचले गए थे। इन पर जुल्म हुआ। इसकी हरकत पर मुकाबिल खड़ा शख्स मस्मराइज हुआ। बस चंद पल, फिर सर झटका। वो लब पीछे इसकी जाने बढ़ा। मैं तुम्हें बताता चलूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है, न कभी पैदा होंगे। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। अभी भी वक्त है, जाओ इनकार करो। इसके मुकाबिल खड़े होते वो तपशती थी नजरों से इसे देखते दबी दबी आवाज़ में लफ्ज़ों पर दबाव देता बोला था। हीर साहब ने हैरानगी से सर उठाकर इसे देखा। मुझे शौक नहीं छोटी बच्ची से शादी करके इसे पालने का। इनकार कर दो तो बेहतर है। वह जबड़े पीछे बोला। किसका लहजा काटदार हुआ था। हीर साहब ने बेसाख्ता फ्राक को मुट्ठियों में दबोचा। कम वक्त आंखों में न चाहते हुए भी नमी तैरने लगी। वो अपनी शादी के दिन, एक पाक दिन, इसके सामने दूसरी औरत से मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहा था। वो आंसू हलक के नीचे उतार गई। जबरदस्त से चेहरा सुर्ख हुआ। कदम उठाते वो दरवाजे तक आई थी। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। सपाट चेहरा लिए वो इसकी आंखों में देखती बोली, जहाँ अब गुस्से के तासरात मजीद गहरे होने लगे थे। इसकी बात पर वो तनफन करता इसके करीब पहुंचा था। दरिश्तगी से दरवाज़ा जोर से बंद किया कि वो डर से उछली। इतनी ही फुर्ती से इसने इसके दोनों नाजुक हाथ अपने मजबूत भारी हाथ से पकड़ते और दरवाजे के साथ लगाए। इसके वजूद को दरवाजे के साथ लगाया। इसके चेहरे के दाएं जानिब अपना दायां हाथ जोर से रखा। इसके यकदम किए गए अमल पर इसका छोटा सा दिल काम कर रह गया था। क्या तुम्हें मैं फजूल लग रहा हूँ? मुझसे निकाह पर पछताओगी तुम। इसके हाथों पर गिरफ्त सख्त करते इसके चेहरे पर झुकते फंकारा था। केवल लब और आंखें सख्ती से मीच गई कि शख्स के जिस्म से उठती खुशबू अजीब हवासों पर तारी हो रही थी। यकीन जाने, निकाह होने से पहले भी पछता रही हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा कि आपका यह मुंह नोच लूँ। बढ़ती आग बरसाती गिरफ्त के बावजूद वह तेज़ लहजे में बोली। अलबत्ता आवाज़ धीमी थी। इसकी बात पर अवान खान की रगें तन सी गई थी। वो ज़ोबिया को बहुत मुश्किल से संभाल कर आ रहा था और इसका सारा गुस्सा इस छोटी लड़की पर निकाल आ रहा। तुम्हारी ज़बान काट दूंगा मैं, दांत कचकाते हुए एक लफ्ज़ चबा कर बोला था। इसने दूसरा हाथ दरवाजे से हटाकर इसके कंधे पर रखते दबाव डाला कि वो दर्द से निचला लब दबा गई। गम ना करें, आपका मुंह ज़बान से नहीं अपने हाथों से नोचना है मैंने। वो बाज नहीं आई थी। आती भी क्यों? क्या वो बाज आ रहा था? वो मुसलसल इसके जहन को तलखियों से दो चार करवाते इस जहन को इसकी उम्र से पहले मैच्योर लेवल पर लेकर जा रहा था। मना करो जाकर, वरना बहुत बुरा करूँगा। इसके नाजुक हाथों पर दबाव सख्त करते हुए तेज लहजे में वहशत समोए बोला। इसकी फंकार पर वह एक पल को सहम गई थी। खुद क्यों नहीं करते? क्या इतना बेशर्म समझा हुआ है खुद की तरह मुझे कि निकाह वाले दिन अपने बाप से जाकर कहूँ कि मुझे निकाह नहीं करना? वैसे भी मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं रही आप में। जो हर लड़की पर मुंह मारे, मुझे वो शख्स गवारा नहीं है। निकाह तो मैं भी नहीं करना चाहती। आखिर जाकर खुद क्यों नहीं मना कर देते? या फिर इस छोटी बच्ची का सहारा चाहिए आपको? अगर ऐसा है तो गिड़गिड़ा कर भीख मांगे मुझसे, तो मैं खुद जाकर मना कर देती हूँ। वह तलब हुई थी हद दर्जा। इसकी बात और मजाक उड़ाते लहजे पर अवान खान के चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया। रगें बुरी तरह तन गई थी। बकवास बंद करो अपनी, वरना। वो गुस्से से फूलती रगों समेत अपना हाथ हवा में ही मुअल्लक कर गया था। हीर ने एकदम खौफ से आंखें मीची थी। वो सुर्ख होती नजरें इससे बुरी तरह घूर रहा था, जो आंखें नीचे खड़ी होले से कांप रही थी। तुम देखना अवान खान, तुम्हारी अकड़ किस हद तक जाकर तोड़ता है। हाथ नीचे करते इसने गुस्से पर काबू पाना चाहा, जो नामुमकिन सा लगा था इसे। इसने दुल्हन बने इसके सरापे को धक्का देते साइड किया और कमरे से बाहर निकलते दरवाज़ा जोर से बंद किया कि वो खौफ से फिर से आंखें मीच गई। कच्चे जहन की पसंद कभी नहीं भूलती। इसके बाबा का कहा जुमला इसके जहन में गूंजा, लेकिन जब पसंद खुद जहन से उतरना चाहे तो वो लब पींच गई। वो बेशक इस शख्स से निकाह ना करती, वो मर नहीं जाती, लेकिन बाप की झुकी शर्मिंदा नजरें बेटियों को कड़वे घूंट पीने पर भी मजबूर कर देती हैं। वह गुमसुम बैठ गई थी। शमाइला बेगम कई बार आकर इसे खाने के बारे में पूछ चुकी थी और साथ ही इसे समझा भी रही थी, जिस पर वो होले से मुस्कुरा देती। अल्लाह अल्लाह करके 1 घंटा गुजर गया। वो अकेली बैठी सामने दीवार पर लगी अपनी तस्वीर को देख रही थी, जिसमें वो जिंदगी से भरपूर चहक रही थी। जब बाहर से शोर को सुनकर वो कमरे से बाहर निकली थी, कदम आगे बढ़ाते इसका दिल होले से लर्ज उठा था। इंट्रेस की दहलीज पर खड़े इसने लॉन में देखा। ये मेरी श्रेयी और कानूनी बीवी है।
वो आगे बढ़ी जब इस शख्स की तेज़ आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। वो इससे 10 कदमों के पास दूरी पर थी, और वो छोटी लड़की जो दुल्हन बनी थी वहीं रुक गई। ये क्या बकवास करे, होश में हो तुम? ये कोई ड्रामा चल रहा है क्या? तुम्हारा निकाह होने वाला है हीर से? शेराज साहब चीखे थे, जबकि ज़ाबियार साहब खामोशी से खड़े थे। नज़र घुमाई तो नज़र दुल्हन बनी बेटी पर ठहर गई थी। मतलब पींच के कदम उठाते वो अपनी बेटी के बराबर खड़े होते, इसके कंधों पर हाथ रख के, जिसका चेहरा शिद्दत तौहीन से सुर्ख हो रहा था। जिसका होने वाला शोहर किसी और लड़की से निकाह करके आ जाए, इस बेटी के बाप पर क्या गुजर रही थी, इस वक्त ये बस वही जानते थे। लेकिन वो खामोश थे और सोच में डूबे हुए। मैंने कहा था मुझे निकाह नहीं करना, मैं ज़ोबिया से मोहब्बत करता हूँ, इसने अटल लहजे में कहा था। नज़र उठी तो सामने खड़ी छोटी लड़की पर रुकी। वह एक पल को रुक गया। इसकी आंखों में शिकवा नहीं था, इसकी आंखों में तमस्खर था। अवान, हमारी इज्जत का जनाजा निकाला तुमने इस लड़की की खातर। अभी के अभी से तलाक दो और हीर से निकाह करो। शेराज साहब ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा जहाँ हीर ज़ाबियार खड़ी थी, सपाट चेहरा लिए। इसकी आंखों में आंसू उभरे कि अपने भाई की बेटी इन्हें बहुत अजीज थी। इनकी बात पर ज़ोबिया का वजूद लर्ज़ गया था। अवान खान ने इसके हाथ को अपने हाथ में लेते गिरफ्त सख्त की। हीर ज़ाबिया ने बड़े वाज़ेह अंदाज में वो मंजर देखा था। बड़े पापा जो चले जाएं, इन्हें जाने देना चाहिए। इस शख्स की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं जिसके ख्यालों में कोई और वजूद बसता हो। वह मजबूत कदम उठाती इसके मुकाबले आ खड़ी हुई थी। अवान खान ने सख्त नज़रों से इसे देखा, जैसे इस सब में इसका कसूर हो। तो मेरी अकड़ तोड़ने का समा है ये वजूद या आपकी मोहब्बत? वो तंजिया हंसी। इसकी हंसी ने अवान खान के वजूद को शोलों से भरा था। वो लड़की कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था वो 24-25 साल की मैच्योर लड़की हो। इसकी बातें ऐसी ही थी और होती भी क्यों ना, वो चाहे जिस मर्जी उम्र में थी, लेकिन इसके होने वाले शोहर ने इस पर किसी और को तरजीह दी थी। क्या ये काफ़ी नहीं था इसके जहन को ठोकर से दो चार करवाने को? कुछ ठोकरें, कुछ लम्हात, कुछ हकीकतें हमें उम्र से पहले बड़ा कर देती हैं। वो तलख लम्हात, तलख हकीकतें, तलख ठोकरें हमारे अंदर के हंसते इंसान को मार देती हैं। जितनी जहनियत है तुम में इतना ही सोचोगी। वो इस्तज़ाइया हंसा तो वो भी हंसती थी, और जितनी आप में जहनियत थी आपने वैसा अमल किया। खैर, शादी मुबारक। एक बंटे हुए शख्स के हिस्से में आने से बेहतर है मैं ताहयात बेसहारा रहूं। मेरी तो जूती को भी गवारा ना हो ऐसा शख्स जिसे बांटना पड़े। वो ज़बत से बोली। इस छोटी लड़की की आंखें सुर्ख हो रही थी, पानी आंखों में तैर रहा था, नाक रुखसार सुर्ख हो गई। वो शख्स बस इसे कई लम्हे देखता रहा जिसकी बातें तलख थी। वो पलट गई थी कि जो चीज़ नसीब में ना हो इससे किनारा करना बेहतर होता है, ना कि रो रो कर इसे अल्लाह से मांगना। पता है क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह की मसलियत होती है कि इसने वो चीज़ आपके नसीब में नहीं लिखी। वो जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदे से, क्या वो आपके नसीब में कुछ भी गलत लिखेगा? ये बंदे पर मुनहसर होता है कि वो दुआएं मांग कर इस चीज़ को हासिल करता है जिसमें अल्लाह की रज़ा नहीं, या फिर इस पर इक्तफा करता है जिसमें अल्लाह की रज़ा है। तुमने बहुत शर्मिंदा किया है हम सबको अवान। तुम्हें ज़रा शर्म ना आई इस दिन ऐसी हरकत करते हुए? दफ़ा हो जो यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। बर्बाद कर दिया तुमने सब। आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम शमाइला बेगम हैं। ज़्यादती होती रोती थी। अवान ने लब पीछे, जबकि शेराज साहब ने इन्हें कुछ भी कहने से रोकते अपने साथ लगाया था। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा कभी रुख ना करना यहाँ का। शेराज साहब ने इसे कंधे से पकड़ते पीछे धक्का दिया। मेहमान बातें बनाते जा चुके थे। शेराज साहब शमाइला बेगम को देखते अंदर चले गए, जबकि ज़ाबियार साहब पहले ही बेटी के जाते जा चुके थे। ज़ोबिया जो खामोश खड़ी थी, इसने इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो धीरे से मुस्कुराया, एक नज़र मॉम डैड की पुश्त को देखा, वो वहाँ से निकलता चला गया। कभी ना इस घर की शक्ल देखने के लिए। जारी है। ओके नोट, इस एपी पे अच्छे रिव्यू होने चाहिए और एपी को शेयर भी करें, मतलब एपिसोड को। अब कोई ये ना कि ये तो सरप्राइज नहीं शौक था, हम क्या करें। हमें पुरानी वाली वाइब आ रही है नावल से, और उन्होंने कहा है कि वो भागने वाली है इस एपिसोड के बाद, क्योंकि रीडर्स का कोई भरोसा नहीं है कि क्या करें। खैर, ये सरप्राइज नहीं शौक ही था। और मज़े की बात पता क्या है, हमें इस शो का पहले ही पता था, लेकिन हमारे पास अच्छे रीडर्स के लिए एक और सरप्राइज़ है। अब प्लीज़ कमेंट में ना कहना सरप्राइज़ सॉरी क्या है, यह ना हो दिया पढ़ ले और उसने हमारी पिटाई कर देनी है, फिर पास ही रहती है फिर। ओके मत बोलना प्लीज़। सो एक और सरप्राइज़ है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा अगली आई थिंक एपिसोड या उससे अगले एपिसोड में है। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगली एपिसोड हम कल को पोस्ट कर देंगे, और आप लोगों को पता होगा कि पीछे से कितना शोर आ रहा है, इस वजह से हम अभी नहीं रिकॉर्ड कर रहे। और हम कोशिश करेंगे कि हम शाम को अपलोड करें, हमें याद करवा दीजिएगा। हाँ ऐसे ही, तो प्लीज़ हमें शाम को याद करवा दीजिएगा, हम अपलोड कर देंगे रात 8 बजे तक, और ये शोर ख़त्म हो जाए। ओके अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी लास्ट में करें। खुदा हाफिज़। और कयान सिकंदर, तुम तो बहुत ठड़की हो लेकिन तुम पे दिल भी है। खैर खुदा हाफिज़।